श्रीलंका के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। पीएम महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बावजूद लोगों का जो गुस्सा है वो नहीं थम रहा। आलम यह है कि हम्बनटोटा स्थित राजपक्षे परिवार के पैतृक घर तक को आग लगा दी गई है। अफवाह उड़ी कि महिंदा राजपक्षे हेलीकॉप्टर से भारत आ गए हैं। हालांकि भारत ने इस अफवाह का खंडन किया है। इन सब के बीच आपको अब तक खबरें देख और पढ़ के ये समझ आ चुका होगा कि श्रीलंका कई सारी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से यहाँ तक पहुँचा है। इस स्टोरी में हम आपको ये बताएंगे कि हालात इतने बदतर होने के बीच इस देश में किस तरीके की जो राजनीति है वो चल रही थी। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़पेपर्स तक के जो एडिटोरियल्स हैं उन तक में ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति भी जो है वो श्रीलंका के ऐसे हालातों का एक बड़ा कारण है। तो भारत के इस पड़ोसी देश में ये अल्पसंख्यक विरोधी जो राजनीति है वो किस तरीके से हो रही थी, हम आपको इस स्टोरी के जरिए वो समझाने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका में जो मेजॉरिटी है वो सिन्हलाज की है और यहाँ जो तमिल माइनॉरिटी है उनकी और सिन्हलाज के बीच श्रीलंका में तकरीबन 2 दशक से ज्यादा समय तक हिंसक गृहयुद्ध चला है। साल 2009 में जब ये गृहयुद्ध समाप्त हुआ तब श्रीलंका पर भयानक मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे। अभी भी तमिल समुदाय के लोग इस देश में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी आशंका है कि अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी। इन सब के बीच बीते समय में मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग इस देश में कई तरीके से निशाने पर आए हैं। इन पर किस तरह से निशाना साधा जाता रहा है उसके कई उदाहरण हैं। जैसे कि 2013 में यहाँ के बौद्ध बहुसंख्यकों द्वारा हलाल मीट के बाइकॉट की बात सामने आई। तब ये भी कहा गया कि धर्म का प्रसार करने वाले विदेशी मूल के जो लोग हैं वो जल्द से जल्द श्रीलंका छोड़ दें। ये अपनी तरीके की पहली खबर नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। इस संगठन ने फ्रॉम बर्निंग हाउसेस टू बर्निंग बॉडीज एंटी मुस्लिम हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस इन श्रीलंका के नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इसमें विस्तार से बताया गया कि श्रीलंका में मुस्लिम समुदाय के लोगों को डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट और वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में साल 2021 के अप्रैल में श्रीलंका के कैबिनेट में बुरखे को बैन करने का प्रस्ताव पास किया गया। इस दौरान सैकड़ों मदरसों को भी बंद करने की बात सामने आई। बीते कुछ सालों में इस पड़ोसी मुल्क में मस्जिदों से लेकर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनकी दुकानों पर भी हमले के कई मामले सामने आए। मई 2019 की ऐसी ही घटनाओं में देश की राजधानी कोलंबो से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर कई मस्जिदों और मुसलमानों की कई दुकानों पर हमले की जो खबरें हैं वो मीडिया में छाई रही। तमिल और मुस्लिम समुदाय अपवाद नहीं है। बीते कई सालों की ऐसी कई रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं जिनमें श्रीलंका में ईसाइयों के खिलाफ तमाम तरीके के भेदभाव और हिंसा की जो खबरें हैं वो लगातार आती रही। 2019 में ही ईस्टर बॉम्बिंग से श्रीलंका हिलकर रह गया। जब ये बॉम्बिंग हुई थी तब श्रीलंका में गृहयुद्ध समाप्त हुए 1 दशक से ज्यादा का समय हो गया था। गृहयुद्ध समाप्त होने के बाद की यह सबसे बड़ी हिंसक घटना थी। इसमें सैकड़ों लोग हताहत हुए थे। हताहत होने वालों में काफी संख्या में ईसाई समुदाय के जो लोग हैं वो शामिल थे। कोविड से पहले ईस्टर बॉम्बिंग की वजह से श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ा। कोविड ने पूरी तरह से इस सेक्टर की कमर तोड़ दी। जैसा कि हम आपको अपने इसके पहले की स्टोरीज में बता चुके हैं कि टूरिज्म श्रीलंका की इकोनॉमी का एक बेहद अहम हिस्सा है। ऐसे में इन तमाम घटनाओं ने श्रीलंका के इस सेक्टर को बुरी तरीके से तोड़ दिया। जब आप इंटरनेट पर जाएंगे तो ऐसे कई एनालिसिस पड़े हैं जिसमें श्रीलंका के पिछले राष्ट्रपति चुनाव के कम्युनल लाइंस पर होने की भी बात कही गई है। लंबे समय तक श्रीलंका पर एक छत्र राज करने वाले राजपक्षे परिवार पर ऐसी राजनीति को बढ़ावा देने के भी आरोप है। धर्म की धधकती राजनीति के बीच बेहद खराब आर्थिक नीतियों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए चीन पर आर्थिक निर्भरता ने इस देश को ऐसा बर्बाद किया कि 1948 में मिली आज़ादी के बाद इस देश ने जो दिन देखे वो इसने कभी नहीं देखे थे। यहाँ के नागरिक तेल, दूध और अनाज के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन सब के बीच इसी मुद्दे पर छपे एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार द हिंदू के एक एडिटोरियल की बात करते हैं। जाते जाते आपको बता दें कि अपने ताज़ा एडिटोरियल में इस अखबार ने लिखा है कि ब्रांड राजपक्षे का पतन हो गया है और इस पतन में संदेश ये है कि प्रचंड राष्ट्रवाद और बहुसंख्यकों की लामबंदी वाली जो राजनीति है वो हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होती और जब देश की जनता पर आर्थिक तंगी की मार पड़ती है
तो इस तरह की राजनीति जो है वो कोई काम नहीं आती। उम्मीद है कि इस स्टोरी में हम आपको पर्याप्त जानकारी दे पाए होंगे। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।